डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बाबा साहब एक महान समाज सुधारक और विधिज्ञ थे, जिन्होंने पीड़ितों के कल्याण की गहरी चिंता की और जातिगत बाधाओं और असमानताओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान को चलाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने ट्वीट करते हुए बाबा साहब को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के ओजस्वी स्वर, भारतीय संविधान के वस्तुकार, भारत रत्न से सम्मानित महान राष्ट्रनायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। गुजरात विधानसभा चुनाव में दोनों चरण का मतदान हो चुका है। वोटिंग के बाद अब उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। एबीपी सी वोटर्स ने मिलकर 30,000 लोगों के सैंपल साइज वाला सर्वे किया है, जिसके मुताबिक बीजेपी 182 सीटों में से 128 से 140 तक सीटों को जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 31 से 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी 3 से 11 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक गुजरात में 134 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान है, जबकि साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां 2017 के चुनाव में कांग्रेस 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार कांग्रेस के 37 सीटों पर जीत का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 सीटों पर जीतने का अनुमान है। गुजरात में वोट शेयर की बात की जाए तो जहां बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 49.1% वोट शेयर मिला था, तो वहीं सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी को 49.4% वोट शेयर मिल सकता है, यानी बीजेपी को 0.4% वोट शेयर का इजाफा हुआ है। जबकि कांग्रेस के वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस बार 32.5% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 2017 के चुनाव में 41.4% वोट मिला था। वहीं आम आदमी पार्टी को 15.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में जताया गया है। गुजरात में 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद आंकड़े साफ हो जाएंगे। क्या गुजरात में बीजेपी इतिहास रचेगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर पाएंगी? 8 दिसंबर को गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। हिमाचल को लेकर भी एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है, जहां 28,697 लोगों से सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी इतिहास रचने को तैयार नजर आ रही है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों को आईएनएस ने विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक 68 सीटों में से बीजेपी के 33 से 41 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं एबीपी सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक 68 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 24 से 32 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को सर्वे के मुताबिक एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में वोट परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 44.9% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 2017 में पार्टी को 48.8% वोट मिले थे, यानी पार्टी के वोट परसेंटेज में इस बार 3.9% की गिरावट हो सकती है। वहीं कांग्रेस को जहां 2017 में 41.7% वोट मिले थे, वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार पार्टी को 41.1% वोट मिल सकते हैं, यानी कांग्रेस को 0.6% वोट शेयर का नुकसान हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2.1% वोट परसेंटेज मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के 37 सीटों पर जीत का अनुमान है, जबकि 2017 के चुनाव में पार्टी को 44 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस को सर्वे के मुताबिक 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। अब 8 दिसंबर को नतीजों के साथ साथ साफ हो जाएगा कि बीजेपी हिमाचल में इतिहास रचेगी या फिर हिमाचल में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सनातन समर्पण दिवस मनाने के लिए और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर मथुरा जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और शहर में धारा 144 लागू कर दी है। गौरतलब है कि आज मंगलवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी भी है। वहीं मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि 6 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा प्रस्तावित स्थल पर हनुमान चालीसा के पाठ सहित इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और ना ही दी गई है। धारा 144 लागू है। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों से गंभीरता से निपटा जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था 6 दिसंबर को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है। मल्टीपल लेयर में हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है। सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ सादे वस्त्रों में हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी लगी हुई हैं। धारा 144 जनपद में ऑलरेडी एनफोर्स्ड है। किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनकी अनुमति नहीं है वो कतई नहीं होने दी जाएगी। कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाए। एसएसपी ने आगे कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा सीआरपीएफ द्वारा पर्याप्त रूप से की जाती है और हमने पहले से ही संवेदनशील दिन माने जाने वाले 6 दिसंबर के लिए आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के ऐलान करने वाले संगठनों और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों को जिन पे आशंका थी कि उनके द्वारा जो है धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई, उनको कई लोगों को नज़रबंद किया गया और कुछ लोगों को एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी और जैसा धारा 144 लगी हुई है, बिना परमिशन कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित होंगे। और आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैं अवगत भी करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी तरह के भ्रामक चीज़ या न फैलाएं, उन पे लगातार हमारी निगरानी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह परिसर में मतदान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रवक्ता इमरान नबी ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पार्टी अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कोई और जिम्मेदारी संभाले। जगह छोड़ो, हमारे साथ मिले, चलो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के तमाम नेताओं से युवाओं को आगे लाने और पार्टी का नेतृत्व तैयार करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारी लड़ाई अपने वजूद और अस्मिता के लिए है और सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जम्मू के हिंदुओं के लिए भी है। हमें गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन हम जल्द ही इस हमले से मुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक शादीशुदा महिला ने मकान मालिक के साथ लूडो के खेल में खुद को दांव पर लगा दिया। इतना ही नहीं, इस खेल में वो खुद को हार भी गई और अब मकान मालिक के साथ रहने को मजबूर है। जुए में खुद को हारने के बाद महिला ने अपने पति को फोन कर पूरी घटना बताई। साथ ही कहा कि मैं खुद को लूडो में हार गई हूँ, आकर लिखा पढ़ी कर लो, अब हमारे चक्कर में पड़ोगे तो काट कर फेंक दिए जाओगे। पत्नी ने बोला कि जो है यहाँ पे आओगे तो मैं जो है जुए में अपने आप को हार चुकी हूँ। इनके साथ ताश खेलती थी, मैं जुआ खेलती थी, लूडो खेलती थी और उसके बाद यहाँ पे आओगे तो कुल्हाड़ी गड़ास से तुमको कटवा के फेंक दूंगी मैं।
वहीं जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद महिला रन्नू ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। मैं पड़ोस के घरों में काम करके अपना जीवन चला रही हूँ। मेरा पति उमेश मुझे खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता है। ये जो लूडो वाली बात है, ये मकान मालिक के साथ अपने आप को तुम हार गई हो लूडो में। नहीं, गलत है। लूडो नहीं जानती हो खेलना? नहीं, खेलना नहीं जानती हूँ। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। कैसे उनको पालती हो? पति करते हैं? उनका कौन करता है? नहीं करती हूँ, झाड़ू पोछा दूसरे घर, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। पति कहाँ रहते हैं? वो बाहर रहते हैं। कहाँ बाहर रहते हैं? अरे यहीं पे रहते हैं, मतलब मेरे साथ नहीं रहते हैं। कितने दिन हो गए पति को बाहर रहते हुए? साल में। वहीं इस मामले पर प्रतापगढ़ सीओ सिटी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पता लगा कि पत्नी ने अपने पति द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि ये बात असत्य है कि वो किसी भी प्रकार से लूडो या जुए में अपने आप को हार गई है, बल्कि उसके द्वारा ये कथन अंकित किया गया कि पति उसका बाहर नौकरी करता है एवं घर चलाने के लिए कोई पैसा आदि नहीं दिया जाता है और वह अपना जीवन यापन दूसरे घरों में कार्य करके झाड़ू पोछा करके करती है और यह लूडो में हारने वाली बात असत्य और निराधार है। यह बयान महिला आरक्षियों द्वारा लिया गया है जिसमें लूडो जैसे में हारने वाली बात असत्य और निराधार पाई गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.